हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से। आप इतने छोटे बने कि हर आदमी के साथ बैठ के खाना खा सकें, लेकिन इतने बड़े बने कि जब आप खा के उठें तो सब आपके साथ उठ जाएं। आइए अब हम इसी से आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था बायोट-सेवर्ट लॉ। अब हम बात करेंगे एम्पियर-सर्किटल लॉ की, जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसके नियर बाय पॉइंट पे, उसके पास में उपस्थित पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये हम देख रहे थे। लेकिन अब हमें बात क्या करनी है, एम्पियर-सर्किटल लॉ की। तो यहां पे फर्क क्या आ जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर तो अभी भी होगा, लेकिन अब जो पॉइंट हम फाइंड कर रहे थे, P पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, अब ये पॉइंट एक पॉइंट ना होकर के कैसा पॉइंट है, पूरा एक सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है। इसी पॉइंट पे कोई करंट के कारण अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो पूरे पाथ में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब हमें ये फाइंड करना है। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने मान लिया एक कंडक्टर है हमारे पास, एक सर्कुलर, जिसके ऊपर हमने तार को वाइंड कर दिया है, बाइंडिंग कर दी है। बाइंडिंग हो गई। अब हम करंट इस पाथ में ना दे करके, इस पाथ में हम करंट नहीं दे रहे हैं, अब हम करंट कहां दे रहे हैं, इस सोलेनॉइड के ऊपर। अगर इस सोलेनॉइड पे आप करंट दे रहे हैं तो इसके कारण इस कंडक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो फ्लक्स लाइन कैसे बनेंगी, इस तरह से। करंट पाथ हमारा ये है कंडक्टर, इसमें से हमने करंट की डायरेक्शन ये कर दी तो हमारा सर्कुलर पाथ ऐसा बन गया, ये वाला। तो मतलब करंट की डायरेक्शन इस तरह आपको मिल गई। करंट की डायरेक्शन अगर आपकी ये है, सॉरी, फील्ड की डायरेक्शन, तो एक पूरे वाइंडिंग में, एक पूरे वाउंड में कितना पूरा फ्लक्स बन रहा है, इतने पूरे वाउंड में एक बार के फेरे में कितना पूरा फ्लक्स बन रहा है, इस चीज को कैलकुलेट कौन करेगा, एम्पियर-सर्किटल लॉ। आई होप कि अब सब समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे में देख लें, क्या कहता है एम्पियर-सर्किटल लॉ। ये छोटा सा फॉर्मूला है, हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये क्या लॉ कुछ ना कुछ फॉर्मूला ही बता रहा होगा। तो ये फॉर्मूला इसका मेन फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले से हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे, इसी फॉर्मूले से हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे। यहां पे क्या है, लाइन, एक छोटी स्मॉल लाइन, ये सिंबल क्या शो करता है, इंटीग्रेशन। इसमें आप देख रहे हैं एक गोला बना हुआ है, छोटा सा, एक छोटा सा गोला बना हुआ है। इस गोले का क्या मतलब है, क्लोज पाथ। क्या मतलब है, क्लोज पाथ। तो अब देख लेते हैं, इट स्टेट्स दैट, क्या समझा रहा है ये, क्या समझा रहा है, अ क्लोज लाइन इंटीग्रल, अ क्लोज लाइन इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ, फिर से देख लीजिए क्या समझा रहा है, अ क्लोज लाइन इंटीग्रल, लाइन है, इंटीग्रेशन है, क्लोज पाथ है, अ क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ, अ क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, a closed line integral of
मैग्नेटिक फील्ड अ क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसका इंटीग्रेशन हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का। आगे क्या दिख रहा है आपको? बराबर है किसके? इज इक्वल टू किसका? परमियाबिलिटी टाइम्स परमियाबिलिटी म्यू नॉट टाइम्स किस में मल्टीप्लाई हो रहा है? करंट में। टाइम करंट थी कहां? एक सर्कुलर पाथ में। करंट इन ए क्लोज लूप पाथ। करंट कहां फ्लो कर रही है? एक क्लोज पाथ में करंट का फ्लो हो रहा है। तो अब हम ओवरऑल एक बार और देख लेते हैं क्या स्टेट कर रहा है, क्या समझा रहा है। अ लाइन इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बराबर है किसके? म्यू नॉट टाइम्स। म्यू नॉट क्या होता है? परमियाबिलिटी, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आई, करंट आई इन अ क्लोज लूप पाथ, किसी क्लोज लूप पाथ में। अगर इतना क्लियर हो तो अब हम इसी के आगे इसका डेरिवेशन देखेंगे। बिल्कुल छोटा सा डेरिवेशन है। आप सबको याद होगा बायोट-सेवर्ट लॉ में हमने आपको एक डेरिवेशन कराया था। अगर आपका इनफाइनाइट लेंथ लंबा वायर हो जाए या बहुत लंबा वायर हो तो उस समय पे B का मान क्या होता है। चलिए मान लेते हैं। हाँ, अब हमने एक कंडक्टर ले लिया। इस कंडक्टर के ऊपर करंट क्या फ्लो कर रही है? I। ये वाला हिस्सा जो है कंडक्टर है, इसमें करंट क्या फ्लो कर रही है? I। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे अगर आपको निकालना था, जिस समय P पे निकालना था तो आपने क्या किया था? या ध्यान दीजिएगा, B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I बाई R। अगर आपको याद हो तो, ना याद हो तो पिछली वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, उसमें आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। यहीं से ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट 2I बाई 4 पाई R। ये तो एक छोटे से हिस्से की बात हुई। मान लीजिए इतने से हिस्से की हम बात कर रहे हैं तो, लेकिन अब हमें बात कहां करनी है? क्लोज पाथ में। यहां पे किसकी बात हो रही है? अ क्लोज लाइन इंटीग्रल। तो इस पूरे क्लोज पाथ के बारे में अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। वही चीज यहां बता रहा है। तो पहले हिस्से पे हमने लगा दिया इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, ये बराबर हो गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ B की जगह आ गया म्यू नॉट 2I बाई 4 पाई R dl। कुछ हिस्सा कट रहा है उसको काट देते हैं, जो बाहर कांस्टेंट हो उसको बाहर कर लेते हैं। आपको मिल जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। इतने हिस्से से यहां पे देखिएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ dl। अब छोटी सी चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमने एक छोटे से पार्ट को, इस पार्ट को dl कह दिया, यहां से लेके यहां तक के हिस्से को dl कह दिया हमने, तो एक वृत्त की परिधि, मतलब ये क्लोज पाथ है अगर, तो ये पूरी वृत्त की परिधि बनेगी। इस पूरी वृत्त की परिधि कितनी होगी? पूरी वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2 पाई R। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट I बाई 2 पाई R इंटू विथ, इतने हिस्से को हमने लिख दिया 2 पाई R। किस हिस्से को लिखा जा रहा है? ये छोटे से हिस्से को। इस हिस्से को मैंने क्या कह दिया?
2 पाई आर। यहीं से आप देख सकते हैं कुछ हिस्सा कट रहा है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया। मिला क्या आपको? यही चीज आपको मिल गया। क्या है? ध्यान दीजिएगा, कहां से स्टार्ट किए थे? इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, यहीं से स्टार्ट किया था। बराबर है इज इक्वल टू कितने के? म्यू नॉट आई के, म्यू नॉट आई के। यही आपका कौन बता रहा था? एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर क्लियर हो तो इसी के और आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ में एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस के बारे में तो अब मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर कोई पर्टिकुलर पॉइंट इसके बाहर है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट इस पॉइंट से दूर है और बाहर है। कितनी दूरी पे? r दूरी पे। इस कंडक्टर का रेडियस कैपिटल R है, इस कंडक्टर का रेडियस कैपिटल R है और पॉइंट इससे दूर है। क्या देखा हमने? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अगर ऐसा है तो अभी आपने देखा VDL, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ VDL बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, ऐसा था। लेकिन अब मान लीजिए इसके अंदर ये कंडक्टर कई सारे कंडक्टर से मिलके बना हो। मतलब हमने मान लिया कि एक कंडक्टर वायर ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों अलग अलग हैं और तीनों को एक मिला करके एक बड़ा कंडक्टर बनाया गया हो, लेकिन हर में करंट की अलग अलग वैल्यू हो, सभी में करंट की अलग अलग मान हो। तो उस केस में जब हम करंट की बात करेंगे तो यहां पर्टिकुलर करंट क्या हो जाएगी? समेशन ऑफ करंट I। ओवरऑल करंट का एल्जेब्रिक सम हो जाता है। आप जानते हैं अगर किसी नोड पे कई सारी करंट एक साथ आ रही हों तो उनका हम एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, याद होगा। वही काम कुछ यहां भी है। अब इतना अगर आप जानते हैं तो यहीं से हम देखेंगे। इसी के आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम b को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमने इसको फिक्स कर दिया कांस्टेंट टर्म, तो ओवरऑल टर्म्स के लिए अगर हमको निकालना है, हमने छोटे हिस्से का निकाल लिया है और पूरे के लिए निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करते समय ध्यान दीजिएगा हमने b को अलग कर दिया, b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। dl ध्यान दीजिएगा इतने हिस्से से अगर हम ये छोटे हिस्से की हम बात कर रहे थे तो ये dl था हमारा। पूरे पाथ की हम बात करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 2 पाई r। तो यहां से आ गया b इंटू 2 पाई r और ये बराबर है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I के। तो b बराबर कितना निकल के आएगा? b बराबर म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। ऐसा है। अगर ये सही है, अगर ये सही है तो इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फेरे के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना ले रहे हैं हम? केवल एक फेरे की बात कर रहे हैं ना। एक क्लोज लूप पाथ के लिए टोटल बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितने के बराबर होता है? म्यू नॉट I बाई 2 पाई r के। अगर यही सारे कई फेरे हो जाएं, एक फेरे की बात की तो इतना है, 2 के लिए बात करेंगे तो 2 गुना, 3 के लिए बात करेंगे 3 गुना, n के लिए बात करेंगे तो n गुना। तो ठीक वैसे ही b ऑफ n की अगर हम बात करें तो n म्यू नॉट I बाई 2 पाई r बन जाएगा। ये बिल्कुल बन जाएगा। चलिए
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। अगर ये सर्कुलर पाथ इस पॉइंट से इतनी दूरी पे था, इसके सेंटर से इतनी दूरी पे था, अब मैंने क्या कह दिया कि अब हम जो बना रहे हैं इस वायर को बिल्कुल इससे टच करके वाइंड कर रहे हैं। बिल्कुल वायर इसके बराबर पे है, तो अब आपको क्या मिलेगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इस केस में आपको क्या पता चला कि अब स्मॉल आर की जगह रख दीजिए, इसी में स्मॉल आर की जगह पे इसको रख दिया जाए। स्मॉल आर की जगह पे जब रख देंगे तो b बराबर आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। ये आपको दूसरा हिस्सा मिल गया। अब नेक्स्ट में हमने क्या कह दिया, इसके अंदर जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो कैसा है, एक ये जो बड़ा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा कैपिटल आर रेडियस का, ये कैपिटल आर रेडियस का ये हिस्सा मेन कंडक्टर है, ये हिस्सा कंडक्टर है। इसमें से अब जो पॉइंट अभी हम बाहर ले रहे थे, अब हमने क्या कह दिया, इसका जो पॉइंट है वो आर रेडियस अंदर है, इससे ये रेडियस स्मॉल आर अंदर है, इस स्मॉल आर रेडियस के बराबर अंदर है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस समय पे डेवलप होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। अब पहले तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम करंट की बात कर रहे हैं यहां से लेकर के इस पूरे वायर में टोटल करंट कितनी है, I। इस पूरे वायर में टोटल करंट I फ्लो कर रही है, तो यहां से लेकर के इतने हिस्से में कितनी करंट फ्लो करेगी निकालना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं टोटल रेडियस, इसका पूरा एरिया कितना होगा क्रॉस सेक्शनल, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इतने हिस्से में करंट का फ्लो कितना हो रहा है, I के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर मतलब पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं यूनिट, तो 1 यूनिट में 1 यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो करेगी, पाई बाई आई बाई पाई आर स्क्वायर। सेम प्रोसेस अब हमें निकालना कितने के लिए है, इतने पूरे हिस्से के लिए निकालना है। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर के अंदर फ्लो होने वाली करंट कितनी हो जाएगी, आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई आर स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये पाई इस पाई से कैंसल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर स्क्वायर, इतना आ गया। इसी के आगे ध्यान दीजिएगा, अब अगर हमने बात किया टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन आई, तो अब इस I की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, इस वाले I से हो जाएगी कि नहीं। यहीं से ध्यान दीजिएगा, अब BDL वैसे ही हमने B वापस निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन I, B की जगह ऐसे ही आ गया, यहां पे आ गया 2 पाई R। अब यहां पे R ध्यान दीजिएगा, कौन सा R रखा जाएगा, कैपिटल R की स्मॉल r, बिल्कुल स्मॉल r, स्मॉल r की बात कर रहे हैं।
स्मॉल आर, ये बराबर हो गया म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई की जगह रख दिए आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो यहां से b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर स्मॉल आर इंटू में आर स्क्वायर कैपिटल आर, यहां पे आर स्क्वायर आई, आर से आर यहां कट गया, आपको मिला क्या म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। फर्क ध्यान दीजिएगा, अभी इसी को समझ लेते हैं एक बार और। क्या कहा मैंने, एक कंडक्टर के अंदर जब एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया जाए, मतलब पूरे वायर के बाहर बजाय लेने के, अब हम इसके अंदर ही ले रहे हैं, इसके अंदर जब हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले आपको उतने सेक्शन के अंदर फ्लो होने वाली करंट पता होनी चाहिए। अगर पूरे पाथ में हमने कह दिया इसके 10 यूनिट में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी करेगी, कम हो जाएगी। बड़े से हिस्से में ज्यादा करंट फ्लो कर रही है तो छोटे हिस्से में कम करेगी। तो वैसे ही पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिस्से में अगर करंट आई फ्लो कर रही है तो 1 यूनिट में कितनी करी, आई बाई पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें निकालना कितने सेक्शन के लिए है, इस वाले सेक्शन के लिए, बीच के सेक्शन के लिए। तो इसमें क्या मिला, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इतने सेक्शन में फ्लो होने वाली करंट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जिसमें आपको मिल गया आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। क्लोज लाइन इंटीग्रल वही हमने वापस देख लिया एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, आई की जगह हमने रिप्लेस कर दिया आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से, और यहाँ बी डी एल की ओवरऑल टर्म किसके बराबर है, इस परिधि के बराबर, तो 2 पाई आर आ गया। दोनों का यहाँ डिवीजन करने के बाद आपको मिल चुका है म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अगर इतना क्लियर है तो अब हम इसी के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीनों का कंक्लूजन। क्या कहा मैंने कंक्लूजन, जब कंडक्टर वायर पॉइंट दूर था, इससे कंडक्टर वायर से पॉइंट दूर था, रेडियस आर था, इसका रेडियस कैपिटल आर, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा है, तो उस केस में आपने बी निकाला है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। चेक कर लीजिएगा केस 1। दूसरा केस क्या देखा, जब इसी रेडियस के ठीक ऊपर हम इसी वायर को लपेट दें, इसी रेडियस के ठीक ऊपर, मतलब R इज इक्वल टू कैपिटल आर। अगर ऐसा है तो आपको मिल जाएगा B बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। थर्ड केस ध्यान दीजिएगा, अब मैंने क्या दिया, कंडक्टर वायर के अंदर एक छोटे से टुकड़े पे, कंडक्टर वायर के अंदर एक छोटे से टुकड़े में हम पॉइंट निकाल रहे हैं जिसका स्मॉल रेडियस ये आर है और ये बड़ा रेडियस ये कैपिटल आर है। अब आपको मिल गया आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ठीक अपोजिट। इस केस में आपने फाइंड किया है, यहां पे आपको मिल क्या रहा है, बी बराबर म्यू नॉट आई बाई आई आर अपॉन में 2 पाई आर का स्क्वायर। तीन फॉर्मूले आपको मिल गए एम्पियर सर्किटल लॉ के।
जो 3 केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब पॉइंट किसी कंडक्टर से थोड़ी दूर पे हो, उससे ठीक उसके बराबर रेडियस पे हो, उसके अंदर के रेडियस पे हो। तीनों ही केस में आपको 3 रिलेशन मिल रहे हैं। इन्हीं के बीच में अगर आपसे इससे ज्यादा अब आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए इससे ज्यादा रिलेशन आपसे बनाने के लिए कह दे तो क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसके ऊपर एक बार फिर से B और R के बीच में रिलेशन, B जब R की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी है उस समय पे B कैसा है? B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 अपॉन स्मॉल r। नेक्स्ट केस में देखिएगा, B इज कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे स्मॉल r कहीं दिख रहा है? कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो B और R के बीच में जब रिलेशन बनाना है तो जब स्मॉल r ही नहीं है तो ये कैसा हो गया? कांस्टेंट। यहां पे B बराबर B इज प्रोपोर्शनल टू कैसा मिल गया? R के प्रोपोर्शनल। R के प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड उसी R के प्रोपोर्शनल होती जाएगी। अब इन तीनों को एक ही ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, यहां पे R हो जाए, यहां B हो जाए, एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने मान लिया यहां पे R बराबर कैपिटल R है, इस पॉइंट पे R और R का मान बराबर है। तो इससे नीचे जाने पर R इज लेस देन R होगा, इससे ऊपर जाने पर R इज ग्रेटर देन R होगा। अरे बिल्कुल होगा। इसके इधर हम जा रहे हैं, इसके इधर जा रहे हैं, इस पॉइंट से क्या फर्क हुआ? इस जगह ध्यान दीजिएगा, लेस देन पे लेस देन का रिलेशन कहां है? R का मान कम हो, R का मान कम हो, कैसा रिलेशन दिख रहा है? प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ रहा है, लीनियर वेरिएशन दिख गया। इस पॉइंट तक आगे रुक गए, इसके आगे नहीं जाएंगे। यहां पे कहा जाए ये पॉइंट कौन सा है? ठीक R पे कितना मान आ रहा है? ठीक R पे B का मान कितना आ रहा है? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, इस जगह की वैल्यू, इस पॉइंट की। इसी के आगे ध्यान दीजिएगा, R इज ग्रेटर देन R, ये स्मॉल r ग्रेटर देन R होने पर स्मॉल r इज ग्रेटर देन R कैसा रिलेशन आया है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का ग्राफ कैसा बनता है? इस तरह से। रिलेशन आपको मिल गया कि अगर आपको ग्राफ के टर्म्स में भी आपको बताना हो तो भी आपने देख लिया B और R के बीच में कर्व किस तरह से बन रहा है। स्मॉल r में कांस्टेंट लीनियर वेरिएशन, बराबर इक्वल टू में कांस्टेंट रिलेशन, ग्रेटर देन होने पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यहां से क्लियर हो, आज का टॉपिक यहीं खत्म करेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।